हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य साधना में। हम लोग रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास में आधुनिक काल के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो आधुनिक काल के अंतर्गत हम लोग आधुनिक काल की पूर्व गद्य की अवस्था, इसके अंतर्गत आने वाले प्रकरण 1 और प्रकरण 2 पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोगों ने इस बुक को नहीं पढ़ा है तो आप लोग जाके पढ़ लेंगे। मैंने इस बुक को करवाया हुआ है और उसका लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चाहे तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको इस बुक की पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से जाके आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कुछ लोगों का यह कहना या समझना कि मुसलमानों के द्वारा ही खड़ी बोली अस्तित्व में आई और उसका मूल रूप उर्दू है, जिससे आधुनिक हिंदी गद्य की भाषा अरबी फारसी शब्दों को निकालकर गढ़ ली गई, शुद्ध भ्रम या अज्ञान है। उपर्युक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र या ऑप्शन डी बच्चन सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। इसी तरीके के कथन जो है वो पेपर में आते हैं जब हम लोग को नहीं समझ में आता है कि ये कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है या डॉक्टर नगेंद्र का है या रामचंद्र शुक्ल का है। तो इसी तरीके के कथन जो है पेपर में आते हैं। इस बुक से काफी सारे कथन पेपर में पूछे गए हैं। ये बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को ये बुक जरूर कंप्लीट कर लेनी चाहिए। अभी टाइम भी है पेपर में, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल में ब्रजभाषा गद्य के अंतर्गत कितने लेखकों को रखा है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रजभाषा गद्य के अंतर्गत 4 लेखकों को शुक्ल जी ने रखा है। या इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा लेखक है जिसको ब्रजभाषा गद्य के अंतर्गत रामचंद्र शुक्ल ने नहीं रखा है। तो इस तरीके से भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि ब्रजभाषा गद्य के अंतर्गत जो 4 लेखक हैं वो कौन कौन है। सबसे पहले रखा है विठल नाथ को, नाभा दास, वैकुंठ मणि शुक्ल और सुरति मिश्र। इन 4 लेखकों को रखा। अब इसमें विठल नाथ की इन लोगों के ग्रंथ भी दिए हुए हैं। विठल नाथ का ग्रंथ दिया है श्रृंगार रस मंडन, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, श्रृंगार रस मंडन। उसके अलावा 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, इन ग्रंथों का भी उल्लेख है, जिसमें शुक्ल जी ने बताया कि 84 वैष्णव की वार्ता जो ग्रंथ है वो विठल नाथ के पुत्र गोकुल नाथ का लिखा हुआ जान पड़ता है। फिर इसके आगे ही शुक्ल जी बताते हैं कि वो शायद उनके शिष्यों द्वारा लिखा गया है। और 252 वैष्णव की वार्ता जो है वो शुक्ल जी बताते हैं कि औरंगजेब के समय का लिखा हुआ प्रतीत होता है। तो ये 2 ग्रंथ जो थे इंपॉर्टेंट थे, पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को इनके बारे में बता दिया। 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ और 252 वैष्णव की वार्ता शुक्ल जी औरंगजेब के समय का लिखा बताते हैं। नाभा दास का ग्रंथ है अष्टयाम, इसको हम लोग आगे भी देख चुके हैं। अष्टयाम है और इसका समय दिया है शुक्ल जी ने संवत 1660। वैकुंठ मणि शुक्ल के 2 ग्रंथों का उल्लेख किया है, अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य। इन 2 ग्रंथों का उल्लेख जो है वो किया है शुक्ल जी ने, तो इन दोनों ग्रंथों को याद रखेंगे। सुरति मिश्र का एक ग्रंथ का उल्लेख किया है, बैताल पच्चीसी। और इसका समय दिया है संवत 1767। तो ये समय भी आप लोग याद रखेंगे। तो ये हो गए ब्रजभाषा गद्य के लेखक और इनके ग्रंथ। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, भाषा योग वशिष्ठ ग्रंथ किस भाषा में है? ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी संस्कृत या ऑप्शन डी उर्दू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाषा योग वशिष्ठ जो ग्रंथ है ये खड़ी बोली में है और इसके रचनाकार जो है वो है राम प्रसाद निरंजनी।
और इसका समय है संवत 1798। तो ये चीज याद रखेंगे आप लोग। और इसके बारे में, इस ग्रंथ के बारे में शुक्ल जी कहते हैं कि अतः जब तक कोई पुस्तक इससे पुरानी ना मिले तब तक इसी को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक मान सकते हैं। तो हो सकता है पेपर में पूछ लिया जाए कि प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक निम्न में से कौन है, तो राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ लेखक जो है वो शुक्ल जी ने बोला है, और इनके ग्रंथ भाषा योग वशिष्ठ को प्रथम परिमार्जित गद्य की पुस्तक। या ये कथन भी आ सकता है पेपर में, तो आप लोग याद रखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 4 है, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, बड़ा भारी पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरी विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए इंशा अल्लाह खां, ऑप्शन बी गारसादा तासी, ऑप्शन सी सैयद अहमद खां, या ऑप्शन डी राजा शिव प्रसाद। तो ये जो कथन है ये गारसादा तासी का कथन है हिंदी के संबंध में। उसके अलावा एक दो और कथन इंपॉर्टेंट है जिनको हम लोग देख लेते हैं। इस वक्त हिंदी की हैसियत भी एक बोली, डायलेक्ट की सी रह गई है जो हर गांव में अलग अलग ढंग से बोली जाती है। तो ये भी जो कथन है ये गारसादा तासी का कथन है। उसके अलावा गारसादा तासी ने सर सैयद अहमद खां के संबंध में ये कथन बोला है, जो कि हिंदी के विरोध में सर सैयद अहमद खां जो थे, तो अगर आप लोगों ने ये पढ़ा होगा तो हिंदी के विरोध में मुसलमानों का नेतृत्व कर रहे थे सर सैयद अहमद खां। तो उसी में गारसादा तासी जो है इनकी तारीफ करते हैं कि मैं सैयद अहमद खां जैसे विख्यात मुसलमान विद्वान की तारीफ में और ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। उर्दू भाषा और मुसलमानों के साथ मेरा जो लगाव है वह कोई छिपी बात नहीं है। मैं समझता हूँ मुसलमान लोग कुरान को तो आसमानी किताब मानते हैं, इंजिल की शिक्षा को भी अस्वीकार नहीं करते, पर हिंदू लोग मूर्ति पूजक होने के कारण इंजिल की शिक्षा नहीं मानते। तो ये कथन जो है गारसादा तासी ने सर सैयद अहमद खां के संबंध में बोला है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सुमेलित कीजिए। इधर ग्रंथ दिए हैं और इधर उनके रचनाकार। पहला ग्रंथ है अगहन महात्म्य, दूसरा ग्रंथ है अष्टयाम, श्रृंगार रस मंडन, मुक्त खबुत तवारीख। रचनाकार है मुंशी सदा सुखलाल नियाज, विठल नाथ, बैकुंठ मणि शुक्ल, नाभादास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अगहन महात्म्य बैकुंठ मणि शुक्ल, अष्टयाम नाभादास, श्रृंगार रस मंडन विठल नाथ, मुक्त खबुत तवारीख मुंशी सदा सुखलाल नियाज। क्वेश्चन नंबर 5 है, रस्मों रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया। उपर्युक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए लल्लू लाल, ऑप्शन बी स्मृति मिश्र, ऑप्शन सी इंशा अल्लाह खां, ऑप्शन डी मुंशी सदा सुखलाल नियाज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंशी सदा सुखलाल नियाज का ये कथन है, रस्मों रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, पेपर में भी ये आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो असत्य है? प्रथम है, प्रथम की सखी कहतु है जो गोपी जन के चरण विषय सेवक की दासी करी, भाषा योग वशिष्ठ। दूसरा कथन है, तब श्री महाराज कुमार प्रथम वशिष्ठ महाराज के चरण छुई प्रणाम करत भय, अष्टयाम। तीसरा है, प्रथम ब्रह्म परम ब्रह्म परमात्मा का नमस्कार है जिससे सब भासते हैं और जिसमें सब लीन और स्थिर होते हैं, श्रृंगार रस मंडन। चौथा कथन है, इस प्रकार नचिकेत मुनि यम की पूरी सहित नरक का वर्णन कर फिर जौन जौन कर्म किए से जो भोग होता है, नचिकेतोपाख्यान। तो इसमें आपको बताना है कि जो कथन है ये इसी पुस्तक के हैं किन। इस तरीके के कथन जो है अभी पेपर में जब रिसेंट एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया था। जब आ जाएगा आंसर किया जाएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी वो कथन। इस तरीके का प्रश्न जो है पूछा गया था पेपर में। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन 4,
ए और सी जो है ये युग्म जो है असत्य है। ए और सी, इसमें जो है ये प्रथम वाला कथन जो है ये श्रृंगार रस मंडन का है, और सी वाला कथन जो है ये भाषा योग वशिष्ठ का, यानी प्रथम परम ब्रह्म परमात्मा का नमस्कार है, ये भाषा योग वशिष्ठ का कथन है, और प्रथम सखी कहतु है श्रृंगार रस मंडन का कथन है। तो इस तरीके की पुस्तकों के कथन जो दिए हैं वो भी पेपर में आ रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें भी आप लोगों को बुक से ध्यान से पढ़नी होंगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, लल्लू लाल के समान इनकी भाषा में ना तो ब्रज भाषा के रूपों की वैसी भरमार और न परंपरागत काव्य भाषा की पदावली का स्थान स्थान पर समावेश। इन्होंने व्यवहार उपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया है और जहां तक हो सकता है खड़ी बोली का ही व्यवहार किया है। उपर्युक्त कथन रामचंद्र शुक्ल ने किसके संबंध में कहा है? ऑप्शन ए लल्लू लाल, ऑप्शन बी सुरति मिश्र, ऑप्शन सी सदल मिश्र, या ऑप्शन डी मुंशी सदा सुखलाल नियाज। तो ये जो कथन है ये रामचंद्र शुक्ल ने सदल मिश्र के संबंध में कहा है कि लल्लू लाल के समान इनकी भाषा जो है वो ब्रज भाषा के शब्दों की भरमार जो है इसमें नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किस ग्रंथ में भागवत के 10वें स्कंद की कथा जो है वो वर्णित की गई है? ऑप्शन ए बैताल पच्चीसी, ऑप्शन बी प्रेम सागर, ऑप्शन सी रानी केतकी की कहानी, या ऑप्शन डी नासिकेतोपाख्यान। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी प्रेम सागर जो है उसकी कथा भागवत के 10वें स्कंद लेकर के वर्णित की गई है। और प्रेम सागर के रचनाकार हो जाएंगे लल्लू लाल। लल्लू लाल का ये ग्रंथ है। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट कथन है लल्लू लाल के संबंध में, इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि लल्लू लाल जो है, लल्लू लाल ने उर्दू, खड़ी बोली, हिंदी, ब्रज भाषा तीनों में गद्य की पुस्तकें लिखी हैं। तो हो सकता है ये पूछ लिया जाए पेपर में कि उर्दू, खड़ी बोली और ब्रज भाषा तीनों में गद्य की पुस्तकें किसने लिखी? तो लल्लू लाल ने लिखी। ये संस्कृत नहीं जानते थे, ब्रज भाषा में लिखी हुई कथाओं और कहानियों को उर्दू और गद्य, हिंदी गद्य में लिखने के लिए इनसे कहा गया था, जिनके अनुसार इन्होंने सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, शकुंतला नाटक, माधोनल और प्रेम सागर लिखे हैं। तो आप लोग याद रखेंगे उर्दू, खड़ी बोली और ब्रज भाषा तीनों में गद्य की पुस्तकें लल्लू लाल ने लिखी हैं। उसके अलावा राजनीति नाम से हितोपदेश की कहानियां भी इन्होंने लिखी हैं। माधव विलास, सभा विलास इनके ही संग्रह ग्रंथ हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज लाल चंद्रिका, इसको आप लोग याद रखेंगे, ये लल्लू लाल ने लिखी है और बिहारी सतसई की टीका है। ये काफी प्रसिद्ध टीका और पेपर में पूछी भी गई है, जिसको आप लोग याद रखेंगे लाल चंद्रिका, लल्लू लाल और बिहारी सतसई की ये टीका है। पेपर में इस तरह की पूछा जा सकता है कि किसकी टीका है ये, तो आप लोग याद रखेंगे बिहारी सतसई की टीका है ये। क्वेश्चन नंबर 9 है, मुसलमान लोग भाषा शब्द का व्यवहार साहित्यिक हिंदी भाषा के लिए किया करते थे, जिसमें आवश्यकता अनुसार संस्कृत के शब्द आते थे, चाहे वह ब्रज भाषा हो चाहे खड़ी बोली। उपर्युक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी बच्चन सिंह, ऑप्शन सी गणपति चंद्रगुप्त, या ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। उसके अलावा शुक्ल जी के और 2 कथन हैं जो इंपॉर्टेंट है, इनको भी हम लोग देख लेते हैं। किसी देश के साहित्य का संबंध उस देश की संस्कृति परंपरा से होता है, अतः साहित्य की भाषा उस संस्कृति का त्याग करके नहीं चल सकती। भाषा में जो रोचकता या शब्दों में जो सौंदर्य का भाव रहता है वह देश की प्रकृति के अनुसार होता है। तो ये इंपॉर्टेंट कथन है। उसके अलावा ये भी कथन इंपॉर्टेंट है, खड़ी बोली पद का झंडा लेकर घूमने वाले स्वर्गीय बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री चारों ओर घूम घूम कर कहा करते थे कि अभी हिंदी में कविता हुई कहाँ। सूर, तुलसी, बिहारी आदि ने जिसमें कविता कही वह तो भाखा है, हिंदी नहीं। संभव है इस सड़े गले ख्याल को लिए अब भी कुछ लोग पड़े हुए हैं। तो ये भी कथन जो है ये इंपॉर्टेंट है। ये दोनों कथन इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने इनको यहाँ पर ले लिया। क्वेश्चन नंबर 10 है,
शिक्षा संबंधी पुस्तकों के प्रकाशन के लिए स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए संवत 1890, ऑप्शन बी संवत 1870, ऑप्शन सी संवत 1880 या ऑप्शन डी संवत 1895। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संवत 1890 में स्कूल बुक सोसाइटी जो संस्था है इसकी स्थापना हुई थी। और शिक्षा संबंधी पुस्तकों के प्रकाशन के लिए इसकी स्थापना हुई थी, ये चीज आप लोग याद रखें। क्वेश्चन नंबर 11 है, सुमेलित कीजिए। इधर पत्र दिए हैं और इधर उनके संपादक। पत्र है सुधाकर, बनारस अखबार, उदंत मार्तंड, बंगदूत। संपादक है राजा राम मोहन राय, तारा मोहन मित्र, शिव प्रसाद सितारे हिंद, पंडित जुगल किशोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुधाकर, तारा मोहन मित्र, बनारस अखबार, शिव प्रसाद सितारे हिंद, उदंत मार्तंड, पंडित जुगल किशोर, बंगदूत राजा राम मोहन राय। तो पत्र पत्रिकाओं से एक प्रश्न दो पेपर में पूछा ही जाता है। तो आप लोगों को पत्र जो है इस बुक में दिए हुए काफी सारे पत्र दिए हैं, तो वो आप लोग याद कर लीजिए, उससे भी आप लोगों के प्रश्न जो है वो पेपर में फंस सकते हैं। तो इसमें प्रकरण 1 और प्रकरण 2 में जितने पत्र दिए थे उनको मैंने यहाँ पर ले लिया है, इनको भी हम लोग देख लेते हैं। उदंत मार्तंड संवत 1883, पंडित संपादक है पंडित जुगल किशोर। बंगदूत संवत 1886, राजा राम मोहन राय। बनारस अखबार राजा शिव प्रसाद। सुधाकर संवत 1907, बाबू तारा मोहन मित्र। बुद्धि प्रकाश संवत 1909, मुंशी सदा सुखलाल। प्रजा हितैषी संवत 1918, राजा लक्ष्मण सिंह। ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका संवत 1924, बाबू नवीन चंद्र रॉय। तो इतने पत्र दिए हुए थे जो कि इंपॉर्टेंट थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सी कथन श्रद्धाराम फिल्लौरी के संबंध में रामचंद्र शुक्ल का नहीं है? ऑप्शन ए उनकी वाणी में अद्भुत आकर्षण था और उनकी भाषा बहुत जोरदार होती थी। ऑप्शन बी वे बड़े ही स्वतंत्र विचार के मनुष्य थे और वेद शास्त्र की यथार्थ अभिप्राय को किसी उद्देश्य से छिपाना अनुचित समझते थे। इसी से स्वामी दयानंद की बहुत सी बातों का विरोध वे बराबर करते रहे। ऑप्शन सी इन्होंने अपना सिद्धांत ग्रंथ सत्यामृत प्रवाह उन्होंने बड़ी प्रौढ़ भाषा में लिखा है। ऑप्शन डी भागवती नाम का सामाजिक उपन्यास भी संवत 1935 में उन्होंने लिखा, जिसकी बड़ी प्रशंसा हुई। तो इसमें ऑप्शन डी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भागवती का जो प्रकाशन है वो 1934 में हुआ था। तो इसलिए ये जो कथन है ये गलत हो जाएगा। बाकी ये सारे ही कथन जो है वो शुक्ल जी के हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा पत्र ईसाई धर्म के प्रचार के लिए निकला था? ऑप्शन ए बनारस अखबार, ऑप्शन बी लोकमित्र, ऑप्शन सी अवध अखबार या ऑप्शन डी बंगदूत। तो ईसाई धर्म के प्रचार के लिए लोकमित्र जो है वो निकला था पत्र। क्वेश्चन नंबर 14 है, ईशा के समान इन्होंने ठेठ हिंदी लिखने का संकल्प तो नहीं किया था, पर विदेशी शब्दों के ना आने देने की प्रतिज्ञा अवश्य लक्षित होती है। यदि ये उर्दू ना जानते होते तो अरबी फारसी के शब्द बचाने में उतनी कृतकार्य भी कभी ना होते जितने हुए। उपर्युक्त कथन रामचंद्र शुक्ल ने किस लेखक के संबंध में कहा है? ऑप्शन ए लल्लू लाल, ऑप्शन बी सुरति मिश्र, ऑप्शन सी सदल मिश्र या ऑप्शन डी मुंशी सदा सुखलाल नियाज। तो ये जो कथन है ये शुक्ल जी ने लल्लू लाल के संबंध में कहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हिंदी को एक भद्दी बोली किसने कहा है? ऑप्शन ए गारसा दातासी, ऑप्शन बी राजा शिव प्रसाद, ऑप्शन सी फ्रेडरिक पिंकॉट या ऑप्शन डी राजा लक्ष्मण सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गारसा दातासी ने हिंदी को एक भद्दी बोली जो है वो बोला है। बाकी ये तीनों जो है ये लेखक ये हिंदी के समर्थक थे, ये ही विरोधी थे केवल। तो इन्होंने भद्दी बोली बोला है हिंदी को। क्वेश्चन नंबर 16 है, हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं। हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं और उर्दू यहाँ के मुसलमान और फारसी पढ़े हुए हिंदुओं की बोलचाल है। उपर्युक्त कथन किसका है?
ऑप्शन ए गारसादा तासी, ऑप्शन बी राजा शिव प्रसाद, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल या ऑप्शन डी राजा लक्ष्मण सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजा लक्ष्मण सिंह का ये कथन है कि हमारे मित में हिंदू और उर्दू दोनों ही बोली न्यारी न्यारी। ये लक्ष्मण सिंह का कथन है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पंडित बंशीधर ने हिंदी उर्दू भाषा में एक पत्र निकाला था, उसका हिंदी कॉलम का नाम क्या था? ऑप्शन ए भारत खंडामृत, ऑप्शन बी आबे हयात, ऑप्शन सी अमृतवाणी या ऑप्शन डी हिंदी भाषा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत खंडामृत। तो पंडित बंशीधर ने हिंदी उर्दू का जो पत्र निकाला था उसके हिंदी कॉलम का नाम था भारत खंडामृत और उर्दू कॉलम का नाम था आबे हयात। इसके उर्दू कॉलम का नाम जो है वो पेपर में पूछा जा चुका है, लेकिन हिंदी कॉलम का नाम अभी नहीं पूछा गया। तो आप लोग याद रखेंगे भारत खंडामृत जो है वो हिंदी कॉलम का नाम। उसके अलावा पंडित बंशीधर की ये पुस्तकें दी हुई हैं, पुष्प वाटिका, भारतवर्षीय इतिहास, जीविका परिपाटी, जगत वृत्तांत। क्वेश्चन नंबर 18 है, इतिहास तिमिर नाशक ग्रंथ की रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए राजा शिव प्रसाद, ऑप्शन बी सुरति मिश्र, ऑप्शन सी सदल मिश्र या ऑप्शन डी मुंशी सदा सुखलाल नियाज। तो इतिहास तिमिर नाशक ग्रंथ की रचनाकार है राजा शिव प्रसाद। इतिहास तिमिर नाशक भाग 1, इतिहास तिमिर नाशक भाग 2, ये दोनों ही ग्रंथ जो है वो राजा शिव प्रसाद के हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी देश के साहित्य का संबंध उस देश की सांस्कृतिक परंपरा से होता है, अतः साहित्य की भाषा उस संस्कृति का त्याग करके नहीं चल सकती। भाषा में जो रोचकता या शब्दों में जो सौंदर्य का भाव रहता है वह देश की प्रकृति के अनुसार होता है। उपयुक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी बच्चन सिंह, ऑप्शन सी गणपति चंद्र गुप्त या ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये जो कथन है ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मुंशी इंशाअल्लाह खान ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की थी? ऑप्शन ए बाहर की बोली, ऑप्शन बी गंवारी, ऑप्शन सी भाखापन या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। मुंशी इंशाअल्लाह खान ने अपनी भाषा को बाहर की बोली, गंवारी और भाखापन तीनों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की थी। और इसमें इनका अर्थ भी दिया हुआ है कि बाहर की बोली जो है उसमें अरबी, फारसी, तुर्की के शब्द आते हैं, गंवारी में ब्रज भाषा और अवधी के शब्द आते हैं, भाखापन में संस्कृत के शब्दों का मेल। तो इन तीनों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा जो है वो मुंशी इंशाअल्लाह खान ने की थी। तो इनके ग्रंथ में ये तीनों के शब्द जो है वो नहीं मिलेंगे। तो हमारे प्रश्न जो है वो यहीं समाप्त होते हैं। अगली क्लास में हम लोग इसके आगे के प्रकरण के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग ने पिछली वाली क्लासों के एमसीक्यूज को नहीं देखा है तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहां पर आपको वो जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप लोग देख सकते हैं जाके। और इस बुक को आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके पढ़ सकते हैं, वहां पर आपको इस बुक की पीडीएफ मिल जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों इस क्लास को लास्ट तक देखने के लिए। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।